नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड गणित शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स साइंस थर्ड का यूनिट 2 लक्ष्य उद्देश्य और पाठ्यक्रम सुधार का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। लगभग 140 प्रश्न इसमें रहेगा। क्लियर है आप लोग? तो 140 प्रश्न के आसपास हैं। आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप लोग, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड गणित शिक्षण शास्त्र, इसका यूनिट 2 लक्ष्य उद्देश्य और पाठ्यक्रम सुधार। तो लक्ष्य उद्देश्य और पाठ्यक्रम सुधार, इसका ध्यान रखना। एम ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम रिफॉर्म, ठीक है। यूनिट 2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 3 है, ठीक है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक का प्लेलिस्ट 305C है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट उसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। कोई क्यूरी 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है या किस विचारक का कथन है? ए आई के डेविस, बी एनसीईआरटी, सी बी एस ब्लूम, डी मिलर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए आई के डेविस। अगला प्रश्न है, किसका मानना है कि उद्देश्य पूर्ण निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है? ए कार्टर, बी गुड, बी प्रोफेसर बी डी भाटिया, सी आई के डेविड, डी मिलर। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए कार्टर, बी गुड, बी। अगला प्रश्न है, यहां पर ध्यान रखना कार्टर बी गुड है, ठीक है, ये बी नहीं है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का उद्देश्य है ए बौद्धिक उद्देश्य, बी प्रयोगात्मक उद्देश्य, सी नैतिक उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। करीब 140 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, किसका दृष्टिकोण है कि शिक्षा बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए है? ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी नैतिक दृष्टिकोण, सी उपयोगितावादी दृष्टिकोण, डी व्यवहारिक दृष्टिकोण। सही जवाब हो जाएगा ए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, उद्देश्य निर्धारण से लाभ है एक कार्य सीमित होना, बी शिक्षक तथा छात्रों का कक्षागत व्यवहार निश्चित होना, सी कार्य में स्पष्टता होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है? ए लक्ष्य विधेय, सी उद्देश्य, डी क्रियाकलाप। सही जवाब हो जाएगा सी उद्देश्य। अगला प्रश्न है, एक जिज्ञासु मानव विकसित करना निम्न में से क्या है? ए लक्ष्य, बी उद्देश्य, सी ध्येय, डी विशिष्ट उद्देश्य। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी ध्येय। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कहता है छात्र किसी प्रमेय को सिद्ध कर सकेंगे, उपयुक्त कथन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए लक्ष्य से, बी ध्येय से, सी उद्देश्य से, डी विशिष्ट उद्देश्य से। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 8 का डी विशिष्ट उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? ए दिस, बी उत, सी लक्षित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा लक्षित। अगला प्रश्न है, उद्देश्य के स्रोत हैं ए समाजशास्त्र, बी
दर्शन शास्त्र सी, शिक्षा शास्त्र डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 10 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है। ये समाज शास्त्र, भी दर्शन शास्त्र, सी संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, डी मनोविज्ञान। सही जवाब हो जाएगा डी, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है ए उच्च दिशा दिखाना, बी ऊपर की ओर, सी नीचे की ओर, डी निम्न दिशा दिखाना। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, उच्च दिशा दिखाना। अगला प्रश्न है, उद्देश्य किसके योग से बना है। ए उत के, बी दिस के, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 13 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों का क्षेत्र होता है ए व्यापक, बी सीमित, सी संकुचित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए व्यापक। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है। ए श्रृंखलाबद्ध, बी क्रमबद्ध, सी सूचीबद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी क्रमबद्ध। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया। ए 1964 में, बी 1969, सी 1954, डी 1960। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, 1954 में। ध्यान रखना ज्ञानात्मक पक्ष का पूछ रहा है, ठीक है। अगर यही ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने ध्यान रखना ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया था। तो आप ध्यान रखना ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया था। तो ये ध्यान रखना 1956 था, ठीक है, 1956 था, 54 नहीं था, यहाँ पर 1956 होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 3 भागों में किया था, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है ये ज्ञानात्मक पक्ष का 1956 में, भावात्मक पक्ष का 1964 में और क्रियात्मक पक्ष उद्देश्य जो है 1969 में। तो तीनों आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सी इसका सही जवाब होगा, लेकिन 1956 होगा, ठीक है, 1956। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.एस. ब्लूम द्वारा निर्धारित योजना को क्या कहा जाता है। ये मूल्यांकन उपागम, बी चक्रीय योजना, सी एनसीईआरटी उपागम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, मूल्यांकन उपागम। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने चरणों में स्पष्ट किया है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 18 का सी, 6 चरणों में। ज्ञानात्मक पक्ष के भी 6 चरण हैं, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों के 6 पक्ष, ठीक है। आप जैसे ज्ञानात्मक पक्ष देखेंगे क्या है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष देखेंगे तो अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, व्यास्थापन, चित्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष का उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, ठीक है। सभी के 6 पक्ष हैं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ज्ञानात्मक पक्ष का पहला बिंदु है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना ए ज्ञान, और अंतिम क्या है, मूल्यांकन, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का द्वितीय बिंदु है, तो सही जवाब हो जाएगा बी बोध। पहला क्या है, ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठा मूल्यांकन। तो इस तरह से आप सभी याद रखना। द्वितीय क्या है, बोध है, क्रम से आप याद रखना। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा चरण है। अब देखिए तीसरा पूछ लिया, तीसरा क्या है, अनुप्रयोग। मैंने पहले बताया पहला क्या है, ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठा मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा इसका 21 का, ध्यान रखना ए प्रयोग, ठीक है, प्रयोग या अनुप्रयोग तीसरा हो गया। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ज्ञानात्मक पक्ष में अंततः क्रिया क्या है, ए संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी प्रयोग, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा डी मूल्यांकन। अंततः मतलब अंतिम। पहला क्या है, ज्ञान, दोनों याद रखना। देखिए कितना प्रश्न इससे बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या ज्ञानात्मक पक्ष के बोध की कार्य सूचक क्रिया है। तो सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना ए चयन करना। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया। तो सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना सी सिम्पसन ने। क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने कब किया था, 1969 में।
ज्ञानात्मक पक्ष का बी एस ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964। सभी चीज क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्रियात्मक प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने कब किया? देखिए मैंने सन पहले बता दिया था, तो 1969 में। सी इसका 25 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष का 1956, भावात्मक पक्ष 1964, तीनों याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है किसने अपने प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी? सोचिए, अगर आप इतने ही खुश हैं तो और भी कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बलि चढ़ाई। तो किसने अपने प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई? ए आर्किमिडीज, बी पाइथागोरस ने, बी सी नेपोलियन ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी पाइथागोरस ने। कैसे लोगों की सोच होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से असत्य कथन बताइए, मतलब गलत कथन बताइए। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राप्त उद्देश्य अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र होता है ए व्यापक, बी असीमित, सी संकुचित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी संकुचित। अगला प्रश्न है निम्न पद भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ए अग्रहण, बी ज्ञान, सी अनुक्रिया, डी चैत्रीकरण। इसमें पूछ रहा है भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा। ध्यान कर पहले भावात्मक पक्ष में देखिए है कौन कौन। तो अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। ठीक है, तो आपको पता होगा जो ज्ञान है ये ज्ञानात्मक पक्ष का है। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये नहीं है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के तहत क्या किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, आलोचना करना, टालना, निर्णय लेना, डी उपयुक्त सभी। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बोध स्तर पर पाठ्यपुस्तक क्या बिंदु समाहित नहीं है? बोध स्तर पर पाठ्यपुस्तक पाठ्यवस्तु क्या बिंदु समाहित नहीं है? ए अनुवाद, बी व्याख्या, सी उल्लेख, डी सामान्यीकरण। सही जवाब हो जाएगा डी सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है। ए रचनात्मक, ज्यामिति, बी रेखा गणित, सी बीज। आप लोग ध्यान रखना, ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है तो ए रचनात्मक, ठीक है, बी जो है बीज गणित, सी रेखा गणित, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो गया, देख लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना आप लोग, ए रचनात्मक ज्यामिति। क्लियर है आप लोग। अगला प्रश्न है बीजगणित के युगपत समीकरण को किसकी सहायता से हल कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 33 का ए ग्राफ से। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है? ए रॉबर्ट मेगर को, बी ब्लूम को, सी कृथवाल को, डी सिम्पसन को। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना ए रॉबर्ट मेगर को। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 35 का। ध्यान रखना भावात्मक पक्ष इसमें पूछ रहा है तो कृथवाल है, ज्ञानात्मक पक्ष बी एस ब्लूम, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन। सही जवाब हो जाएगा इसका बी कृथवाल। सभी के आप लोग याद रखना, घुमा फिरा के वही पूछ रहा है। हालांकि जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फर्स्ट पेपर जो 401 है यही है। ठीक है, आकलन उपकरणों, आप ध्यान रखना अधिगम के लिए आकलन, एसेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपका पूरा बुक पढ़ेंगे, सब उसी में से है। ठीक है, भावात्मक उद्देश्य संबंधित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी प्रशंसा से। आप किसी की प्रशंसा करते हैं, करें भावात्मक मतलब इमोशनल। अगला प्रश्न है मेगर ने अपने वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी उत्पादन को। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण कृथवाल ने कब किया? भावात्मक पक्ष का। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना ए 1964 में। ठीक है, तो भावात्मक पक्ष का 1964 में कृथवाल ने किया, ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम 1956, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन 1969 में किया। अगला प्रश्न है निम्न पद ऋणात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये चीजें हैं। तो क्या इसमें से नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 39 का डी समायोजन नहीं है।
ज्ञान बोध संश्लेषण विश्लेषण है। अगला प्रश्न है, RCEM प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों को कितनी मासिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 17। अगला प्रश्न है, बीजगणित के वर्गात्मक समीकरण को किसके द्वारा हल कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, रेखा गणित द्वारा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित विषय है, ए घनत्व बी अपेक्षित घनत्व सी ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, बीएस ब्लूम के शिक्षण उद्देश्य में क्या समाहित है? ए अधिगम अनुभव, बी व्यवहार में परिवर्तन, सी उपलब्धि का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने हेतु कौन सी प्रमुख विधि है? तो ए रॉबर्ट मेगर उपागम, बी रॉबर्ट मिलर उपागम, सी RCEM उपागम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर ने अपने उपागम में किसके वर्गीकरण को अपना आधार बनाया है? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, ब्लूम वर्गीकरण को। अगला प्रश्न है, मिलर उपागम में उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने के लिए कितने तत्वों का प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, 3। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षण लक्ष्यों को टेक्सोनॉमी पर NCERT नई दिल्ली में कार्य किया? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, ए बी दोनों, प्रोफेसर HR श्रीवास्तव ने भी, JP सूरी ने, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, किस पाठ्य योजना को भारतीय उपागम कहते हैं? ए NCERT पाठ्य योजना, बी RCEM पाठ्य योजना, सी मॉरिसन पाठ्य योजना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए NCERT पाठ्य योजना। अगला प्रश्न है, NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, 5 से 10। अगला प्रश्न है, NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कितनी अवधि निर्धारित की गई? ए 30 मिनट, बी 36 मिनट, सी 25 मिनट, डी 1 घंटा। सही जवाब हो जाएगा बी, 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण 36 से 40। अगला प्रश्न है, NCERT ने ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रयुक्त किया? सही जवाब हो जाएगा ए, 4 को। अगला प्रश्न है, a+b होल वर्ग बराबर क्या होता है? तो बहुत ही नॉर्मल है, जो लोग जानते होंगे, बहुत बेसिक से चीज़ें हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, a² + b² + 2ab। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है या कथन संबंधित है, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा भी जाता है, हॉगवेन से। अगला प्रश्न है, किसी प्रश्न में संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। करीब 140 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। निम्न कथन किससे संबंधित है? एक गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो से। अगला प्रश्न है, किसके बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है? ए सामाजिक विज्ञान भी गणित के, सी जीव विज्ञान के, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, गणित के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? ए व्याख्यान विधि, बी आगमन विधि, सी प्रयोगशाला विधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। ए विशिष्ट कौशल की रूपरेखा तैयार करना, बी पुनः मूल्यांकन करना, सी सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण विधि नहीं है। ए टोली शिक्षण, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि, डी प्रयोगशाला विधि। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना ए, टोली शिक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा अध्ययन है जिसमें पाठ सामग्री को छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, अभिक्रमित अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है, क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों।
अगला प्रश्न है, इकाई योजना बनाने के सिद्धांत हैं। ए इकाई का सिद्धांत, बी रुचि का सिद्धांत, सी गतिशीलता का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1955 में किस प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? ए आगमन शिक्षण का, बी टोली शिक्षण का, सी प्रोजेक्ट शिक्षण का, डी प्रयोगशाला प्रविधि का। सही जवाब हो जाएगा 63 का, बी टोली शिक्षण का। अगला प्रश्न है, इकाई योजना मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा 64 का, सी 2। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण के मुख्य रूप से कितने पद हैं? सही जवाब हो जाएगा 65 का, बी 3। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, बी संश्लेषण विधि। अगला प्रश्न है, पाठचर्या आंग्ल भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? सही जवाब हो जाएगा 67 का, बी करिकुलम। अगला प्रश्न है, किस कार्य को क्रमबद्ध एवं सफलतापूर्वक करते हुए एक निर्धारित उद्देश्य अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने में साधन को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ए योजना। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षण लक्ष्यों की टेक्सोनोमी पर एनसीईआरटी नई दिल्ली में कार्य किया? ए प्रोफेसर एच आर श्रीवास्तव ने, बी जेपी सूरी ने, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 69 का, सी ए बी दोनों, प्रोफेसर एच आर श्रीवास्तव ने, जेपी सूरी दोनों ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी एस ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को क्या कहा जाता है? ए मूल्यांकन उपागम, बी चक्रीय योजना, सी एनसीईआरटी उपागम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन उपागम। अगला प्रश्न है, गणित में दुश्चिता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? ए पाठ्यक्रम, बी विषय की प्रकृति, सी लिंग, डी परीक्षा पद्धति। सही जवाब हो जाएगा सी लिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा सी माप। अगला प्रश्न है, गणित में निम्न पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? ए समतल बिंदु, सी रेखा, डी चतुर्भुज के विकर्ण। सही जवाब हो जाएगा बी बिंदु। अगला प्रश्न है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 74 का, बी वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? ए ब्लूम ने, बी कृथवाल ने, सी सिम्पसन ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, गणित का सर्वाधिक संबंध है? ए भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी भूगोल से, डी इतिहास से। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ए भौतिक विज्ञान से। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 77 का, ए सांख्यिकी विधि का। अगला प्रश्न है, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 78 का, गणित। अगला प्रश्न है, किसमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है? ए खगोल शास्त्र में, बी अंक गणित में, सी बीज गणित विधि, सांख्यिकी विधि में। किसमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी सांख्यिकी विधि में। करीब 140 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। प्रश्न है, प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान क्या कहलाता है? ए वैज्ञानिक ज्ञान, बी गणित, सी सामाजिक ज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए वैज्ञानिक ज्ञान। आप लोग ध्यान रखना, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये रहेगा, जैसे भी वीडियो आएगी आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि 8 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, बट कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, किसी प्रश्न में संदेह तो आप बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके साथ पढ़ रहे हैं सभी लोगों को। प्रश्न है, प्राप्त उद्देश्यों की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? ए शिक्षक की, बी समाज की, सी विद्यालय की, डी संपूर्ण राष्ट्र को। सही जवाब हो जाएगा 81 का, ए शिक्षक की। अगला प्रश्न है,
प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? पहला, चित्र बनाना। बी, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तीसरा, अनुभव प्रदान करना। चौथा, भाषा के माध्यम से समझाना। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 82 का सी। ठीक है, 3, 4, 1, 2। पहले 3, अनुभव प्रदान करना, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना, चित्र बनाना, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। तो सही जवाब हो जाएगा T3 का ए, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा T4 का डी, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, कक्षा में शिक्षक, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षा का उद्देश्य तो यहाँ पर क्या है, तो विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, तो सही जवाब हो जाएगा T5 का डी, सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसा किया जाए या कथन डॉट डॉट के द्वारा दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा T6 का ए, डेविड हीलर। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जन्म की जयंती की स्मृति पर CBSE ने गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। तो गणित का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा T7 का बी, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण की अभिवृत्ति में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या। उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा T8 का डी, परिस्थिति द्वारा उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, EBOS का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, एक्सेप्टेड बिहेवियरल आउटकम्स। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशंसकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। उपयुक्त कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, कार्टर बी गुड का। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं। ए, शिक्षण से संबंधित समस्याएं, बी, बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, सी, परीक्षा से संबंधित समस्याएं, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 91 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणित का संबंध किससे नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्याकरणिक अशुद्धि से। अगला प्रश्न है, प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन निहित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, RLOS। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, ये अस्पष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, EBOS। अगला प्रश्न है, प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन निहित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, RLOS। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, ये अस्पष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदा के अंतर्गत बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बी, EBOS। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को क्रमबद्ध अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलतापूर्वक करते हुए एक निर्धारित उद्देश्य साधन को क्या कहते हैं?
सही जवाब हो जाएगा ए, योजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गणित से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 100 का सी। गणित प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है। करीब 140 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। शिक्षण की चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, मॉरिसन ने। अगला प्रश्न है, जे.एफ. हर्वर्ट ने पाठ योजना के मुख्य कितने सोपान बताए? तो सही जवाब हो जाएगा 102 का, ध्यान रखना आप लोग। 102 का सही जवाब है सी, 5। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 2। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी संपूर्ण शक्तियों को विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, रायवर्न का। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, दौड़ का मैदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसका मानना है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, फॉवेल का। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक औजार है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री अर्थात शिक्षकों को अपने आदर्शों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में ढालता है? तो सही जवाब हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, ए, कनिंघम ने यह शब्द कहा था। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल में करते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, मुनरो का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी रूपांतरण करिकुलम का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ए, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, ड्यूबी एवं किलपैट्रिक उपागम का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, संकेंद्रीय विधि। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है, मैथीन शब्द का क्या अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सीखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने साथी प्रोग्रामिंग का प्रतिपादन किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, क्राउडर ने। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, लक्ष्य का अनुगामी होना। अगला प्रश्न है, सही अनुक्रिया होने पर प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार आदि मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, धनात्मक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए, एलन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, उपयुक्त कथन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, एलन से। अगला प्रश्न है, गणित पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है? यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक भी, उत्तम शिक्षण विधियों का चयन सी, समग्र और परिश्रम का सदुपयोग डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम प्रक्रिया प्रतिमान का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा सी, व्हीलर ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख घटक है? ए शिक्षक, बी छात्र, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, यहाँ से शक नहीं, शिक्षक रहेगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संगठन को प्रभावित करने वाला कारक है? ए शिक्षक, बी पुस्तक, सी छात्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाला कारक हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निर्देशन एवं परामर्श, परीक्षण एवं मूल्यांकन, उपकरण एवं सहायक सामग्री, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पाठ्यक्रम का प्रकार है? ए विषय प्रधान पाठ्यक्रम, बी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, सी कोर पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम में सरल से जटिल शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, विषय प्रधान पाठ्यक्रम में। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्या तात्पर्य, क्या सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 126 का बी, या पाठ विवरण से संकुचित अवधारणा है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान की संरचना पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। सही जवाब हो जाएगा बी, भाषा के बाद। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य गणित को बच्चों की जिम्मेदारी के अनुभव का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, मानसिक शक्ति का विकास। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में तर्कसंगत ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना, रटने की। सही जवाब हो जाएगा, गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं तो बच्चों में, तो सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना ए, तर्कसंगत ढंग से। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में, सही जवाब हो जाएगा ए, तर्कसंगत ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया जाता है कि गणित शिक्षक महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की उपलब्धि से है। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ... पर बल देती है। सही जवाब हो जाएगा बी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह ... पर केंद्रित है। सही जवाब हो जाएगा ए, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। सही जवाब हो जाएगा 135 का डी, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा बी, संख्यात्मक कौशलों का विकास। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं, क्रियाओं की मात्राओं का मापन आदि शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य का पूरा करता है। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ ... को दर्शाने के 5 तरीके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, गणितीय चिंतन एवं विचार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। सही जवाब हो जाएगा डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। डी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न ध्यान रखें, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं में जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य विषयात्मक ध्येय उल्लेख कहलाता है। अगला प्रश्न है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है। सही जवाब हो जाएगा बी, करके सीखने पर। कुछ अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षक होना चाहिए। ये बाल केंद्रित, भी शिक्षक केंद्रित, सी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, करीब 144 प्रश्न है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एवं मौलिक अधिकार है। सही जवाब हो जाएगा सी, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं। ए, रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, बी, छात्रों में प्रेरित करने के लिए, सी, पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें डॉट डॉट की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। तो कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। महत्वपूर्ण एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है। गणित क्लब क्यों महत्वपूर्ण है। ए, यह कक्षा शिक्षण को परिपूर्ण करता है। बी, यह खाली समय को अच्छे से व्यतीत किया जा सकता है। सी, शिक्षार्थियों को उपयुक्त अनुभव प्रदान करता है। डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों से न्यून संबंधित है। ये घरों के संबंधों को पहचान करना, भी तथ्यों का विश्लेषण यहाँ रहेगा। सी, दिए गए सूत्रों के आधार पर किसी समस्या का समाधान करना। डी, गणित तथा रोजमर्रा की जिंदगी के बीच संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए, बर्ट्रांड रसेल, बी, सीवी रमन, सी, रामानुजन, डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, विधि मास्टर की मास्टर है किसने कहा। ए, टेलीरेंट, बी, कोठारी, सी, हंटर, डी, सी, वी गुड। अगला प्रश्न है, गणितीय चिंतन आधारित है। ए, प्रक्रियात्मक प्रवाह, बी, अंतर्बोध एवं अवलोकन पर, सी, तर्क एवं अवलोकन पर, डी, तर्क व विवेचना पर। प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दें। कोई क्यूरीज है तो 9654302596 बता सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 305C यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस है हम लोग हल करेंगे यूनिट 3 गणित शिक्षण की विधियाँ एवं दृष्टिकोण। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।